हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई के लिए सभी लोग व्यस्त होंगे। तो चलिए आज से हम क्लास 12th सेशन 2024-25 के लिए सभी विषयों की तैयारी भरपूर तरीके से कराऊंगा, जिसमें अभी सब्जेक्ट फिजिक्स को ले रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो दिल थाम कर रखिएगा दोस्तों। आपको 2024-25 में एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। अभी फिजिक्स को लिया हूँ, इसके बाद केमिस्ट्री भी, यानी कि साथ साथ 3-4 विषय फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 विषय हमेशा चलते ही रहेगा दोस्तों। मैथ भी रहेगा, अल्टरनेट में फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा। तो आप अगर आपके इलाके में, आपके अगल बगल कोचिंग ट्यूशन की अगर व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको जरा भी हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों MSc। तो आप MSc के माध्यम से जुड़कर अपना तैयारी को एकदम ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का लेसन 1 भी देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले फिजिक्स देखने से पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के जनक कौन है, तो इसको सबसे पहले समझेंगे। तो चलिए समझते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिकी का परिभाषा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स क्या है। देखिएगा, भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संरचना यानी कि बनावट, दोस्तों वो कैसे बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, संरचना तथा मौलिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स में क्या किया जाता है दोस्तों? तो पदार्थों के संरचना और उसके मौलिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहा जाता है। और यहाँ तक तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भौतिकी में ऊर्जाओं के स्थानांतरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में दोस्तों? ऊर्जा, एनर्जी के ट्रांसफर यानी कि रूपांतरण, यानी कि स्थानांतरण। रूपांतरण कहें तो जैसे कि देखिए, मोमबत्ती जलता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाता है? तो मोमबत्ती के पास कौन सा ऊर्जा रहता है दोस्तों? वो मोम का बना हुआ है। तो आप लोग पहले ही इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा मोमबत्ती में कौन सा ऊर्जा रहता है और किस में बदलता है, वो हम बता दे रहे हैं। तो मोमबत्ती जो बदलता है वो उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, लेकिन उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मोमबत्ती में जो ऊर्जा रहता है वो किस ऊर्जा में बदलता है? तो प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भौतिकी जो है ना, उसमें ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ऊर्जाओं का रूपांतरण का अध्ययन के बारे में पढ़ा जाता है दोस्तों। अब समझेंगे, आगे हम लोग देखेंगे भौतिकी के जनक कौन है? न्यूटन साहब हैं। भौतिकी के जनक कौन है? न्यूटन साहब। कौन है? न्यूटन। भौतिकी के जनक कौन है दोस्तों? न्यूटन है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे सिलेबस के बारे में दोस्तों। जब अगर हमको सिलेबस ही कंप्लीट नहीं रहेगा तो पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, हमें ये भी तो जानना है। एग्जाम क्रैक करने से पहले हमको ये पता कर लेना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस में दोस्तों हम यूनिट लिख चुके हैं। कुल मिलाकर 9 यूनिट है, एक लास्ट वाला छोड़ दिया गया है दोस्तों। तो यूनिट देखिए, पहला यूनिट क्या है? विद्युत स्थितिकी। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें फिजिक्स में टोटल मार्क्स 100 होता है। 100 2 भाग में बटा हुआ है। एक हो गया आपको रिटेन हो गया जो कि 70 हो गया, और एक आपका प्रैक्टिकल जो कि 30 हो गया दोस्तों। इसमें भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बांटा गया है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव में बांटा गया है दोस्तों। कुछ सब्जेक्टिव हो गया और कुछ ऑब्जेक्टिव हो गया, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का है? तो इस बार ऑब्जेक्टिव 25 नंबर का ही था। कितना था? 25 नंबर का ही था, यानी 25 था। और बाकी जो बच गया वो 45 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया। तो 45 और 5 50 20 70 नंबर। बाकी आपका 30 नंबर स्कूल कॉलेज से मिल जाएगा दोस्तों प्रैक्टिकल के रूप में। तो चलिए ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब हम समझेंगे यूनिट, कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है। और एक बात, ये जो 70 नंबर है, इतना ही में से आपको 70 नंबर मिलने वाला है दोस्तों।
ये जो 70 नंबर दिख रहा है, ये 70 नंबर केवल इतना पढ़ने से ही आपको 70 नंबर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, एकदम आसानी से। तो आप मज़े से पढ़ते रहिए, धैर्य बना के रखिए दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको टोटली फिजिक्स एक तरफ से आपको 70 नंबर करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, पहला यूनिट क्या है, विद्युत स्थितिकी। लगभग इससे 8 अंक मिलेगा दोस्तों। विद्युत स्थितिकी, इसमें 2 लेसन आ जाएगा और इससे कम से कम 8 मार्क्स का आएगा। लगभग दोस्तों 7 हो सकता है, ये 8 से 9 10 भी हो सकता है। इसके बाद क्या है, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता ये भी लगभग 7 मार्क्स का है। इसके बाद का यूनिट 3 है चुंबकत्व और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकत्व और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिससे अभी आपको 8 अंक मिलेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं विद्युत और चुंबक ढेर सारा दिया हुआ, अधिकतर है विद्युत चुंबक, ज़्यादातर यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, चुंबक और विद्युत के बारे में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है। लगभग इससे भी 8 मार्क्स है, 8 10 यही लगभग। इसके बाद 5 में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इससे भी 7 लगभग दोस्तों, कोई में कम है, कोई में ही ज़्यादा है, नहीं तो लगभग कुछ में सेम ही है। विद्युत चुंबकीय तरंग लगभग 7 मार्क्स का है। प्रकाश, दैत्य प्रकृति और विकिरण, लगभग इससे 5 नंबर का दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ जाइएगा, प्रकाशिकी, सबसे हेवी टॉपिक और सबसे जानदार शानदार ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला यूनिट है दोस्तों प्रकाशिकी, यानी कि ऑप्टिक्स, जिससे लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। प्रकाशिकी सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाला है, सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है। यूनिट कौन है दोस्तों, ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी, 18 से 20 नंबर। इसके बाद है नाभिकीय परमाणु, यहाँ पे न्यूक्लियस, एटम, ये सभी के बारे में पढ़ना है। यहाँ से भी 5-6 मार्क्स का आएगा दोस्तों। इसके बाद लास्ट है विद्युत यंत्र। लास्ट क्या है दोस्तों, विद्युत यंत्र। यहाँ से भी आपको 2-4 नंबर, यानी कि 2 से 4-5 नंबर के लगभग मिल जाने वाला है दोस्तों। तो देखिए, आपको यहाँ पे टोटल बातें बता दिया गया। ये 2024-25 सेशन के लिए दोस्तों टोटली परिभाषा, फिजिक्स का परिभाषा हो गया, जनक हो गया। इसके बाद आपको सिलेबस में यूनिट समझा दिया गया। अब यहाँ पे 9 ठो यूनिट है, लेकिन लेसन कम से कम 14 से 15 ठो लेसन हो जाएगा दोस्तों। लेसन कितना है, लगभग 14 से 15 लेसन आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। बस इतना ही में फिजिक्स आपका 70 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे अब हम देखेंगे वैद्युत स्थितिकी यूनिट 1 में भी हम लेसन 1 पढ़ेंगे। लेसन 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो दोस्तों लेसन 1 देखेंगे। लेसन 1 का नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो वैद्युत आवेश समझेंगे, वैद्युत आवेश क्या होता है। तो पहला प्रश्न ही बनता है वैद्युत आवेश क्या है। तो समझेंगे दोस्तों, किसी वस्तु में घर्षण के कारण आकर्षण का गुण आ जाता है। कोई वस्तु है दोस्तों, उस वस्तु में अगर हम घर्षण कराते हैं, घर्षण यानी कि जब रगड़ होता है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जब हम रगड़ते हैं इस तरह से, तो रगड़ने के बाद उस वस्तु में कौन सा गुण आ जाता है दोस्तों, आकर्षण। आकर्षण यानी कि किसी को खींचना, आकर्षण यानी कि खींचने का गुण आ जाता है, तो उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। तो उस गुण को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो खींचने वाला यानी कि आकर्षण करने का जो गुण आया, उस गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। इसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने की क्षमता होती है। इस विद्युत आवेश में क्या होती है, तो हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने की क्षमता हो जाती है दोस्तों। जैसे कि आपके साथ बचपन में सर या कोई दोस्त लोग क्या करता होगा, आपको चेयर पर बैठा देता होगा, चेयर पर बैठा के आपको चेयर के पीछे साल से या गमछी से रगड़ता और रगड़ कर कहता दूसरे को
कि उसके कान में टच करो। टच करने से क्या होता है? झंझनाहट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखेंगे आवेश दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक दोस्तों निगेटिव होता है। क्या होता है तो समझेंगे। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितना प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। इसी को धनात्मक कहा जाता है और इसको ऋणात्मक कहा जाता है। इसको धनात्मक को धनायन भी कह सकते हैं, ऋणात्मक को ऋणायन भी कह सकते हैं। इसको एनायन कह सकते हैं, इसको कैटायन इसे एनोड कहेंगे, इसे कैथोड कहेंगे। इसे कैटायन कहा जाएगा और इसे एनायन कहा जाएगा। एनायन, यहाँ पे कैटायन। समझ गया? आवेश दो ठो, प्लस माइनस, धनात्मक ऋणात्मक, धनायन ऋणायन, एनोड कैथोड, कैटायन एनायन। दोस्तों इसी का नाम है। तो धनात्मक और ऋणात्मक का नाम किसने दिया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। धनात्मक ऋणात्मक किसने बताया दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया, धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखिएगा दोस्तों, आवेश कब उत्पन्न होता है? आवेश कब उत्पन्न होता है? तो जब दो वस्तुओं को आपस में घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। या तो इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न होता है या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। दो वस्तु में से कोई ना कोई तो होगा, जो एक होगा इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा होगा कि इलेक्ट्रॉन देगा। एगो देने वाला होगा, एगो लेने वाला होगा। तो जो देगा तब वो वहां पे आवेश उत्पन्न होगा और लेगा तो भी आवेश उत्पन्न होगा, आवेश पैदा होगा दोस्तों। अच्छा, जो लेगा वो क्या कहलाएगा? तो वो ऋणायन कहलाएगा। जो लेगा वो क्या कहलाएगा? ऋणायन। और जो देगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? धनायन कहलाएगा। जो लेगा वो ऋणायन होगा और जो देगा वो क्या हो जाएगा? धनायन होगा दोस्तों। धनात्मक ऋणात्मक किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब आगे और समझते हैं कुछ बातें। वैद्युत आवेश तो देख लिए दोस्तों, आवेश क्या होता है। अब आगे समझते हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं दोस्तों। आवेश के संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो चलिए आवेश के संरक्षण सिद्धांत को देखते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। न तो इसे नया बनाया जा सकता है दोस्तों और न ही इसे पूरे तरह से बर्बाद किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। केवल इसका क्या होता है? रूपांतरण किया जा सकता है। क्या होता है? रूपांतरण। जैसे कि हम कोई एक ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चला रहा है, उसमें टेम्पू जाकर कोई क्या कर दिया? और टेम्पू ट्रक से रगड़ा कर पार हो गया। तो रगड़ाने में क्या हुआ? तो वहां पे घर्षण हुआ। घर्षण से क्या हुआ दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ होगा। ट्रक का इलेक्ट्रॉन टेम्पू में आया होगा। क्यों? क्योंकि भारी वस्तु से हल्की वस्तु में द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। तो दोस्तों द्रव्यमान हुआ यानी कि इलेक्ट्रॉन भी हुआ। इलेक्ट्रॉन हुआ तभी तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। किससे किस में? तो ट्रक से टेम्पू में। क्योंकि कोई चीज का स्थानांतरण ज्यादा से कम की ओर होता है। तो इसलिए हम कहें कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल रूपांतरण होता है। बड़ा से छोटा में होगा, इससे उसमें होगा, केवल और केवल क्या होते रहता है? तो रूपांतरण ही होते रहता है, इसका विनाश नहीं होता है। चलिए, तो आवेश का संरक्षण समझ गया कि ये विनाश नहीं हो सकता और नहीं पैदा किया जा सकता, केवल इसे रूपांतरण किया जा सकता है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम देखेंगे आगे क्वेश्चन है मूल आवेश क्या है दोस्तों। मूल आवेश यानी कि फंडामेंटल, ये आवेश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? चार्ज कहा जाता है, यानी कि फंडामेंटल चार्ज। तो चलिए उत्तर समझते हैं। आवेश के न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहा जाता है। आवेश के न्यूनतम यानी कि सबसे कम, यानी कम से कम कितना संभव है, जो संभव है
उसी को मूल आवेश कहा जाता है। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों? ई द्वारा सूचित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम होता है। आवेश यानी कि चार्ज का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलम होता है। चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम। ये कूलम वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ने आवेश का मात्रक का खोज किया, वो अपने नाम पर ही रख दिया कूलम। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? कूलम हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मूल आवेश जो अभी पढ़े ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे इस सेशन में हम लोग वैसा क्वेश्चन को कभी नहीं करेंगे जो एग्जाम में आया ही नहीं हो या एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। तो वैसा क्वेश्चन को पढ़ने से क्या फ़ायदा जो परीक्षा में ही ना पूछा जाए। इसलिए हम लोग वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में कभी ना कभी पूछा गया हो या पूछने का चांसेस हो, तो अच्छे क्वेश्चनों को करेंगे। तो मूल आवेश और आवेशों का क्वांटमीकरण, ये दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। देखेंगे क्वांटमीकरण क्या है। किसी पिंड का न्यूनतम आवेश क्या होता है दोस्तों? तो 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है। अतः किसी पिंड पर इस आवेश का पूर्णांक गुणक को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या? अतः किसी पिंड पर इस आवेश यानी किस आवेश? तो ये वाला आवेश का पूर्णांक गुणक को ही आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 गुणा 10 के पावर -19 हो गया। वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? 2 क्या है? पूर्णांक गुणक है इस आवेश के साथ। तो इसका 1.6 गुणा 10 के पावर -19 हो गया, इसके साथ पूर्णांक गुणक 2 हो गया, इसके साथ यहाँ पूर्णांक गुणक 3 हो गया। तो इसी को क्या कहा जाता है? आवेश का क्वांटमीकरण। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम होता है दोस्तों। उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। इस बार तो परीक्षा में भी पूछा गया है दोस्तों। सेशन 2024 में जो अभी एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा आवेश संभव है। तो दोस्तों यहाँ पे 1.6 से गुणांक में जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि 1.6 और यहाँ पे 2 से गुणा है तो 16 का पढ़ा पढ़ दीजिए। 16 दूना 32, 16 3 48, यानी कि 1.6 वाला संभव है। और इसी को 2 से गुणा कर दिए तो 3.2, 16 दूनी 32 हो जाएगा। 3 से गुणा कर देंगे तो 16 3 4.8, 48 हो जाएगा। और गुणा 10 के पावर -19, 10 के पावर -19, ये सब क्या है दोस्तों? संभव है। और जो यहाँ पे जैसे 16 का पहाड़ा में 32 नहीं, यहाँ पे 33 आ जाता, तो ये क्या है? संभव नहीं है। तो इस तरह से इस बार एक क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है दोस्तों। आप पेपर में जाकर देख लीजिएगा सर जी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 नंबर का। तो दोस्तों आपको ये अच्छा क्वेश्चन तो कराएंगे भी, साथ साथ ये भी बताते चलेंगे कौन सा क्वेश्चन कब पूछा हुआ है और पूछे जाने का चांसेस कितना है दोस्तों। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग लेसन 1 स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए। अगले वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी लेसन का करेंगे दोस्तों। और इस तरह से करते करते फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी सब्जेक्टों को हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें, और आप चैनल पे दिल थाम कर रहें। आपको इस चैनल के माध्यम से पूरे आईसी का यानी कि 12th का फुल कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। परीक्षा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ये हमारा पूरा चैलेंज है दोस्तों। इसलिए आप लोग बने रहें चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। तो थैंक यू, जय हिंद।